मुकर्रर किया गया था, अब ये वक्त खत्म हो चुका है। 340 मजमूई तौर पे वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। रिटर्निंग अफीसर की तरफ से पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली का हाल है, इससे तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ उनके जो पोलिंग एजेंट हैं दोनों उम्मीदवारों के, उनको वहाँ रहने की इजाजत है। उनकी मौजूदगी में अब बाकायदा तौर पे गिनती का अमल अगले चंद लम्हों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि सुबह 9 से 5 बजे तक वक्त दिया गया था, एक जो वोटर थे सिर्फ उनका इंतजार था जमात इस्लामी के, वो यहाँ नहीं आए, तो इसके बाद 2 घंटे तक सिर्फ एक वोटर का इंतजार किया जाता रहा, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे गिनती का आगाज होने को है। यासिर, गिनती का बाकायदा आगाज होने को है, कितना वक्त लेगा ये वक्त, मतलब गिनती कितना वक्त लेगी? जी, अगर देखा जाए तो ये कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुतवक्के तौर पे, क्योंकि अक्सर पोलिंग स्टेशन की गिनती भी हम देखते हैं तो इसमें यही होता है। तो होता यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो वक्त है वो इतना ही लगेगा। अब गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, गिनती शुरू हो चुकी है। रिटर्निंग अफीसर की तरफ से और इलेक्शन अमला की तरफ से जो उनके पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गिनती का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और तकरीबन बिल्कुल इस वक्त वोट जो कास्ट हुए थे उनकी गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अपने नाज़रीन को हम ये बराह रास्त दिखा रहे हैं कि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। बैलेट बॉक्स खोल दिया गया है और इन बैलेट बॉक्स में से वोट्स निकाले जा रहे हैं। जो जनरल नशिस्त है उसके वोट सारे एक तरफ किए जा रहे हैं और जो खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए आज जो मुकाबला हुआ है उसकी पर्चियां जो है वो एक तरफ की जा रही हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। 5 बजते ही हमने देखा कि पोलिंग का वक्त जो ही खत्म हुआ बैलेट बॉक्सेस खोल दिए गए और उनमें से अब वोट निकालकर वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। सिंध असेंबली में भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान असेंबली में भी यही सूरत हाल है, केपीके असेंबली में भी यही सूरत हाल है और इस वक्त कौमी असेंबली में भी हम देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला बैलेट बॉक्सेस से वोट निकाल रहा है और अलग अलग कर रहा है तमाम वोट्स को और काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि आया हफीज शेख जीतते हैं या फिर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं। गो कि ये एक नशिस्त है सेनेट की, लेकिन इस एक सीट पर पाकिस्तान की अगली जो आने वाले दिनों की जो सियासत है उसका दारोमदार है। जैसे कि हमारे जितने भी तज्जियाकार हैं उनका भी यही कहना है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो फिर यकीनन पीडीएम का पलड़ा भारी हो जाएगा और अगर हफीज शेख जीतते हैं तो फिर हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाएगा और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की पोजीशन में है ऑपोजिशन फिर वो नहीं लेकर आ पाएगी अगर अब्दुल हफीज शेख आज जीत गए। और अगर ये कुछ उल्टा होता है, बाजी पलटती है, यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो फिर जो है वो एक मॉरल प्रेशर पड़ जाएगा वजीर आजम इमरान खान पर कि वो एतमाद का वोट इस कौमी असेंबली से लें। तो अब देखना यह है कि अब से आधे घंटे या 1 घंटे बाद जब भी ये रिजल्ट अनाउंस होता है तो कौन जीतता है, आया यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं या फिर अब्दुल हफीज शेख जीतते हैं। पीडीएम के मुश्तरका मुत्तफिका उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी आज सेनेट इलेक्शन में, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज शेख। दोनों ने भरपूर कोशिश की, अब्दुल हफीज शेख ने भी भरपूर कोशिश की, मुख्तलिफ एमएनएस के दर पे गए, उनसे जाके मुलाकातें की, इत्तेहादी जमातों से साथ उन्होंने जाके मेल मुलाकातें की, ऑपोजिशन के भी कुछ लोगों से उन्होंने दरखास्तें की कि उनको जो है वो वोट दिया जाए, उनकी हिमायत की जाए। इसी तरीके से हमने यूसुफ रजा गिलानी का देखा, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ऑपोजिशन के वोटों के साथ साथ हुकूमती इत्तेहाद के भी वोट हासिल किए जाएं। एमकेएम को बड़ी पेशकश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर वो विफाक में, अगर कौमी असेंबली में यूसुफ रजा गिलानी की वो हिमायत करते हैं तो उनको सिंध से 2 सेनेट की नशिस्तों में जो है वो मदद फराम की जाएगी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आखिरी वक्त में फैसला चेंज किया। पहले गोमगो की सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद, गिले शिकवे दूर होने के बाद हुकूमती उम्मीदवार की ही हिमायत का ऐलान किया। लेकिन आज देखना यह है कि चूंकि वोटिंग हुई है खुफिया बैलेट बॉक्स के जरिए, जो एक वजह तनाजा बना रहा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस भी इस सिलसिले में फाइल किया गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, खुफिया वोटिंग नहीं होनी चाहिए, जिस पर बहुत से दलाइल दिए गए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी सदारती रेफरेंस पर वो ये दी कि वोटिंग जो होगी वो आइन के मुताबिक होगी, खुफिया बैलेटिंग ही होगी। और इलेक्शन कमीशन ने भी यही फैसला जारी किया कि वोटिंग जो है वो खुफिया राय शुमारी के जरिए ही होगी। और
آج یہ تمام تر جتنے بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہی ڈالے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے نام جو ہے وہ قرائے فعال نکلتا ہے, کون جیتتا ہے. آیا یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں یا پھر عبدالحفیظ شیخ جیتتے ہیں؟ پی ڈی ایم یقیناً چاہے گی کہ آج یوسف رضا گیلانی جیت جائیں, تو ان کی جو خواہش ہے, ان کی جو کوشش ہے کہ موجودہ حکومت کو وہ گھر بھیجیں, وہ ان کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ آج جیت جاتے ہیں تو پھر یقیناً پی ڈی ایم کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے, جیسے کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا عملہ اس وقت ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہے. ایک جانب بیلٹ باکس سے جو ہے وہ ووٹ نکالے جا رہے ہیں, دوسری جانب الگ الگ ٹرے میں رکھے جا رہے ہیں, کیونکہ دو نشستیں ہیں. ایک خواتین کی مخصوص نشست پر ہو رہا ہے الیکشن, اور دوسرا ہوا ہے جنرل نشست پر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ ووٹس رکھے جا رہے ہیں, جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ووٹ پراپر گن رہے ہیں. مسترد ووٹ بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ شہریار آفریدی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ پر جو ہے وہ سائن بھی کیا ہے, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے بہت سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ کئی اور لوگوں نے اپنا پراپر ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اس پراپر ایس او پی کا خیال نہیں کیا گیا ہے. اگر ووٹ مسترد ہوتے ہیں تو یقیناً نتیجہ کچھ الگ نکل سکتا ہے. حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ 181 جو ہے وہ اراکین اس کے ساتھ ہیں, جبکہ پی ڈی ایم کا دعویٰ یہ ہے کہ گو کہ 160 اس کے پاس ووٹس ہیں, لیکن وہ 172 سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب رہے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری سیاسی معاملات کیے ہیں, سیاسی ڈیلنگ کی ہیں, آیا وہ جو ہے کچھ رنگ لاتی ہے, یا پھر عمران خان صاحب پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے چیمبر میں جا کر بیٹھے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھرپور ملاقاتیں کی تھی اپنے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی ایم این اے سے اور اپنی پارٹی کے ایم این اے سے بھی, اور ان کے گلے شکوے دور کیے تھے. ان کو ترقیاتی فنڈ کی مد میں جو ہے وہ پیسے دینے کا بھی وعدہ کیا تھا. بہت سے مزید وعدے وعید بھی ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ فیصلہ کیا آتا ہے. یقیناً ایک بڑا مقابلہ ہے, بڑا الیکشن اس کو قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور تیزی کے ساتھ یہ ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے. 340 کے ووٹ ہیں جو کاؤنٹ ہونے ہیں, اور میکسیمم ووٹ جس کے پلڑے میں آئیں گے وہی اسلام آباد کی نشست جو ہے اس کا میدان مارے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ جیتتا ہے, آیا یوسف رضا گیلانی یا پھر عبدالحفیظ شیخ. یقینی طور پر اب جب بیلٹ پیپرز یہاں پر گن لیے جاتے ہیں جن کو الگ کر کے ٹریز میں رکھا جا رہا ہے, اس کے بعد دونوں نشستوں پر کس کو کامیابی ملتی ہے یہ اب اندازہ لگایا, ابھی کچھ ہی دیر میں اس کا بھی کاؤنٹ سامنے آ جائے گا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے شہاب الدین. شہاب الدین, یہ بتائیے گا کہ اس وقت پشاور میں آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ پولنگ کا وقت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد میں جو ووٹ سے وہ کاسٹ ہونے تھے جو نہیں ہوئے تھے. جی بالکل, یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایوان جو 145 اراکین پر مشتمل ہے, اس میں ابھی تک تقریباً 115 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور 30 ووٹ ابھی باقی ہیں. 5 بجے کا ٹائم جو ہی قریب آ گیا تو 10 منٹ باقی تھے کہ پولنگ سٹیشن کے باہر, ہال کے باہر جو گیٹس تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں اور کر دی گئے, اور پھر 5 بجے فکس پولنگ سٹیشن کے ہال کے گیٹ بند کر دیے. اور ابھی جو الیکشن کمیشن کا ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ 30 اراکین ہال کے اندر موجود ہے, جو باقی لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. لیکن جس سپیڈ سے یہ ووٹ کاسٹ کیے گئے تو لگتا ہے کہ یہ 30 ووٹوں پر بھی جو 1 گھنٹہ لگنے والا ہے. تو ان کا پروسیس بڑا سلو چل رہا ہے. تو ابھی ووٹنگ جاری ہے اسمبلی کے ہال کے اندر, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن تو شہاب یہ بتائے گا کہ جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ بھی سست روی سے جاری رہا, یا پھر اس سے پہلے تک ہم جیسے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سلو ہے تو شاید کچھ لوگ اپنا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر پائیں گے, ایسا ہوا نہیں, اندر لوگ موجود تھے, تو کیا یکدم لوگ آئے جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا, ہوا کیا؟ یہ لوگ اندر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن معلوم نہیں کہ وہ کس وجہ سے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے تھے. اور الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق جو لوگ ہال کے اندر موجود ہو تو وہ تو جس وقت تک بھی جو ہے نا وہ جاری رہی ہے ووٹنگ, تو وہ جاری رہے گا. تو ابھی وہ ہال کے اندر موجود ہیں اور ووٹنگ جاری ہے, تو وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. ابھی تقریباً 115 ووٹ تو کاسٹ ہو چکے تھے. ابھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران 1-2 ووٹ اور بھی کاسٹ ہو چکے ہوں گے. لیکن الیکشن کمیشن کے ترجمان سے جب ہماری بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ باقی
जो मेंबरानी असम्बली है वो हॉल के अंदर मौजूद है। ठीक है, बाकी जो मेंबरान असम्बली वो अंदर मौजूद हैं जो वोट कास्ट करेंगे। शहाबुद्दीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शमील, आपकी जानिब आ जाते हैं, जरा सिंध असम्बली की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। वक्त तो खत्म हो चुका है वोटिंग का, क्या सिचुएशन है? देखिए, सिंध असेंबली में मजबूरी तौर पर 168 अरकान थे जिनको अपना हक राय इस्तेमाल करना था सैटेलाइट इलेक्शन में, लेकिन जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसके बाद 167 जो वोटर थे उन्होंने अपना यहाँ भी अमल मुकम्मल किया और वोट कास्ट किए गए। इसमें एक बदनज़गी का वाक़या उस वक्त पेश आया जब खुर्रम शेर ज़मान जो कि PTI के रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली है, उनकी जेब से मोबाइल बरामद हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वोट देने से रोक दिया था। ताहम उनके माफ़ी मांगने के बाद उनको दोबारा इजाज़त दी गई, उनको बैलेट पेपर जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मजमूई तौर पर 168 वोट जो कि सिंध असेंबली में थे वो कास्ट किए जा चुके हैं। जी ठीक है, पोलिंग के जो वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही है उसके अमल के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्या गिनती शुरू कर दी गई है? इस वक्त अंदर क्या माहौल देख रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त तक जो सिलसिला था आपसे कुछ देर पहले वोट कास्ट करने का सिलसिला खत्म हुआ है और उसके बाद वोटों की गिनती का अमल भी शुरू होगा। इस हवाले से जो अरकान असम्बली है जिन्हें वो वोट कास्ट किए थे उनकी बड़ी तादाद इस वक्त भी असम्बली में ही मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया शमील अहमद, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे इसी हवाले से कि 168 वोट से वोट कास्ट हो चुके हैं और कुछ ही देर में गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अब आपको बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से मजीद भी अपडेट हासिल करते हैं। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है ये हमें बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर। गिनती की जा रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कब तक गिनती का अमल मुकम्मल लग रहा है कि हो जाएगा? जी बड़ी तेजी से बैलेट बॉक्स जो खोले गए हैं उसकी गिनती का अमल जो है वो शुरू किया गया है। साथ जो खवातीन की मखसूस नशिस्त है उसके लिए और जो जनरल नशिस्त है उसके जो बैलेट हैं वो इलादा किए जा रहे हैं और एक इलाका बास्केट में डाल के उनकी बाकायदा तौर पे गिनती का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह मजमूई तौर पे 340 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। एक जो जमात इस्लामी की जो उम्मीद थे उनकी तरफ से अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया गया। तो इस तरह मजमूई तौर पे 340 वोट कास्ट हुए हैं, इनकी बाकायदा तौर पे गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इंतहाई कांटे का यहाँ मुकाबला था, बड़ी तगोदो की गई और भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो भी चलाई गई। उसके बाद अब इस मुकाबले में अब जो टर्न आउट रहा वो 99% रहा कि तमाम के तमाम सवाए एक जमात इस्लामी के जो मेंबर के अलावा तमाम के तमाम लोगों ने आज देखा कि उन्होंने अपने वोट कास्ट किए। तमाम सियासी सरबराह जो थे, जिस तरह आसिफ जरदारी हैं, बिलावल भट्टो हैं, शहबाज शरीफ हैं और जो दीगर लोग हैं, उन्होंने अपना अपना वोट आके कास्ट किया और भरपूर तरीके से अपनी जो सियासी जमातें हैं उनको इस तरफ राग़िब भी किया और उनका जो टर्न आउट रहा वो 99% रहा। तो अब गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अब कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना क्योंकि 340 वोट हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर तवक्को की जा रही है कि ये गिनती का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद हतमी तौर पे जो नतीजा है उसको अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद जब हम पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद हैं तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि अब कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ से इसी चीज का इंतजार है कि PDM का उम्मीदवार जीता है या हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख जीतते हैं। दोनों तरफ से जश्न की तैयारियां भी की जा रही हैं। तो यहाँ पे बड़े कांटे का मुकाबला हुआ है और उसके बाद अब गिनती का अमल जो है वो शुरू है। जी ठीक है, यासिर हमारे साथ मौजूद रही है। अब जरा क्वेटा का रुख कर लेते हैं। आज यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और बलूचिस्तान असेंबली में क्या सूरत हाल है ये अब उनसे जान लेते हैं। खालिद, वोट तो पूरे हो चुके थे, गिनती का अमल भी शुरू हो चुका था, अभी क्या सूरत हाल है? 65 वोट ही हैं जो गिनने। जी ऐसा है कि बलूचिस्तान में 65 रुकनी ऐवान के लिए 12 नशिस्तों पे 65 रुकनी ऐवान ने सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए इंतखाब करना था, जिनमें 7 जनरल की नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की, 2 खवातीन की और 1 अक़लियत की नशिस्त के लिए आज पोलिंग हुई। पोलिंग का जो वक्त था सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के रखा गया, लेकिन 1 घंटे की ताखीर से तकरीबन पोलिंग शुरू हुई। सबसे पहला वोट जो है अवामी नेशनल पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर जमरुख खान असकज़ई ने कास्ट किया और आखिरी वोट अपोजिशन के ग्वादर से मुंतखब रुकन मीर अमन कलमती ने कास्ट किया। इस तरह जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी कैद में 42 अरकान की उन्हें हिमायत हासिल थी और इसी तरह अपोजिशन PDM की जो जमायतें थी उनके पास 24 अरकान की इनको हिमायत हासिल है। दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो अपने हदफ के मुताबिक जो है वो सेनेट मुंतखब कराएंगे और इसमें कामयाब हो जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद का ये कहना था कि 8 से 9 नशिस्तें वो आसानी इन 12 में से ले जाएंगे, जबकि अपोजिशन का ये दावा था कि 5 से 6 नशिस्तें वो ले जाएंगे, लेकिन 5 नशिस्तें उनकी कन्फर्म है।
जिसके लिए उन्होंने सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी आपस में कर ली। दोनों तरफ से ये अपसेट के दावे किए जा रहे थे। बहरहाल अब गिनती का अमल, वोटों की जो गिनती है उसका अमल शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद नताइज के सामने आ जाएंगे कि किसका दावा क्या था और किसका दावा कहाँ तक। चूंकि बहुत थोड़ी सी तादाद है यहाँ पर वोटों की गिनती जो करनी है, उसलिए तो ये बता दीजिए कि कब तक गिनती का अमल लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा खालिद? अमूमन जो गुज़िश्ता इंतखाबात हैं उनके तजर्बे को देखा जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुकम्मल नताइज अखज़ करने में। जनरल नशिस्त पे ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि उसपे 7 उम्मीदवारों का इंतखाब करना होता है, बाकियों पे तो 2 है और अक़लियत पे सिर्फ 1 है। इसलिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का अमल में के दौरान ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब जरा इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं कि कौमी असम्बली में अब लगभग आधे से पौन घंटा रह गया है जब बड़ी नशिस्त का जो बड़ा मुकाबला हो रहा है उसका बड़ा ऐलान सामने आएगा। तारिक, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल प्रेडिक्शन की बजाय हमें नतीजे का इंतजार करना चाहिए। फैसला जो है कुछ देर में आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन के लिए, खातून की नशिस्त के लिए वोट डाले गए हैं और जो जनरल नशिस्त है मर्दों के लिए, उसके लिए जो वोट डाले गए हैं तो वो उनको अलग अलग किया जा रहा है। जैसे ही वो दोनों कॉपियाँ अलग हो जाएंगी, गिनती हो जाएगी, गिनती के लिए मेरे ख्याल ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे तो वो नतीजा सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। इससे पहले बजाय प्रेडिक्शन करने के हम नतीजे का इंतजार करें। लेकिन असल इस चीज़ जिसकी तरफ जो है वो मैं काफ़ी देर से तवज्जो दिलाना चाह रहा था, अभी हमारे साथी जो हैं KPC उन्होंने कहा है, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर कौमी असम्बली के हाल में 340 वोट पड़ सकते हैं, सिंध में 167 वोट पड़ सकते हैं, बलूचिस्तान में 65 वोट पड़ सकते हैं, तो KP में आखिर क्या जादू चल गया अचानक कि वो सुबह से जो है प्रोसेस शुरू हुआ है और 115 वोट पड़े हैं और बाकी 40 मेंबर जो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले वो क्या कर रहे थे, क्या मसरूफियत थी उनकी और वो क्यों वोट नहीं डाल सके, इसका क्या धुंध में बस गए हो तारिक साहब? जी बिल्कुल यही लग रहा है। तो इस धुंध की तहकीकात करनी चाहिए कि वो सबसे अच्छी और सबसे मिसाली जो असम्बली है, मिसाली सूबा है जहाँ 7 साल से हुकूमत है बड़े मिसाली लोगों की, वहाँ ये क्या हो गया है। कोई वीडियो आती है तो वो वहाँ से आती है, अगर कोई वोट डालने, अगर कोई इख्तलाफात होते हैं तो KP में होते हैं, और अगर आज कोई लोग वोट हाल में मौजूद होने के बावजूद वोट नहीं डालते और फिर वो स्पेशल परमिशन लेते हैं, ये ठीक है, कानून के मुताबिक है कि अगर कोई वोटर जो है वो आम इंतखाबात में या किसी स्पेसिफिक इंतखाब में हॉल के अंदर मौजूद हो, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हो, तो उसको वोट डालने की इजाज़त होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 40 अफराद जो मुंतखब अरकान हैं वो किस वजह से बैठे रहे, क्या किस चीज़ का इंतजार था, कौन सी उनको ताखीर हो गई, तो ये जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, आपका पॉइंट ले लिया, लेकिन मुनीज़े ये बात हम सवाल तो उठा सकते हैं लेकिन इसका कोई जवाब एक्सपेक्टेड है आपको लगता है? क्योंकि एक चीज बाय लॉ ठीक है कि अगर असेंबली में जितने भी लोग मौजूद हैं 5 बजे से पहले मौजूद हैं तो उनको वोट की इजाजत दी जाएगी। अब हम ये क्वेश्चन तो रेज कर सकते हैं बट वी नो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एन आंसर फॉर दैट। नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन रेज भी करना चाहिए और सहाफ़ियों का काम है कि वो सच तक पहुँचें, अगर सच तक पहुँचना की कैपेसिटी हो उनमें और माहौल ऐसा हो। मगर देखिए माहौल ऐसा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जो तारिक साहब बात कर रहे हैं ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि किस मजबूरी के तहत उन्होंने वोट नहीं डाला या उनकी अपनी मर्जी थी। अब्सटेन करना उनका हक है, मगर क्या उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, किसी मजबूरी से किया, ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जहाँ तक आप प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, देखिए हम तो प्रेडिक्शंस करनी भी नहीं चाहिए किसी भी अच्छी सहाफ़ी को, मगर पार्लियामेंट के अंदर आज बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो भी रही थी और अंदलीप अब्बास साहिबा से मेरी बात हुई और वो कह रही थी जी हम तो बहुत इसमें पूरी उम्मीद है और हम समझते हैं कि 181 तो हमारे पलड़े में है ही, मगर हम समझते हैं कि हम नेशनल असेंबली से 188 वोट तक हफीज शेख साहब के लिए ले जा सकते हैं। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। मगर एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि चूँकि बात हो रही थी कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे याद है कि जब सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन था तो मैं सेनेट के अंदर मौजूद थी, मैंने खुद देखा कि जी अराकीन जो थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम इतने लोग हैं। तो बाहर जाके मैंने बीपर भी दिया आज टीवी को, मैंने कहा जी ऐसा लगता है कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो हार गए हैं। मगर जब वो वापस आए तो पता चला कि सादिक संजरानी साहब जीत गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस रात एक खाना हुआ और खाने पे ही उतने लोग आए जिन्होंने कहा था कि जी हम सादिक संजरानी के खिलाफ वोट डालेंगे। तो मेरा ख्याल है
کہ یہ ضمیر کا جو ووٹ ہے اس کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے کئی لوگوں کو, تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے سینٹ الیکشنز میں, اور بعد میں دیکھنا بہت ضروری ہے, اس کی تحقیقات کرنی ضروری ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اور کیا مجبوریاں تھیں. بالکل یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. اب رفعت ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں. سندھ سے جو سب سے اہم سیٹ قرار دی جا رہی ہے وہ فیصل باؤڈا کی قرار دی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیصل باؤڈا بآسانی سیٹ نکالنے میں کامیاب رہیں گے یا تھوڑا بہت مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں فیصل واڈا کا جو رویہ ہے, میں ایک بات اور کہوں اس میں کہ تحریک انصاف ہر طرف سے کامیاب ہو جائے گی, ساری سیٹیں جیت جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن انہیں سیاست کے اسرار رموز سیکھنے میں ابھی بہت دشواری ہے. وہ اس کے بالکل قریب نہیں ہے. مختلف طرف سے امداد لے کر یہ سارے کام ہو جائیں گے, جو لوگ بھی مدد کر رہے ہیں ان کی, جہاں سے بھی مدد ہو رہی ہے. فیصل واڈا کا رویہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جب وہ قومی اسمبلی تھے وہاں ان کی تلخی ہوئی, انہوں نے جواب نہیں دیا. کراچی میں جب وہ یہاں پہنچے وہ فوری طور سے, کیونکہ ان کے پاس بہت ساری اور سہولتیں بھی ہیں جو اور بہت سارے ایم این ایس کو یا اور ارکان کو حاصل نہیں ہیں, وہ فوری کراچی پہنچے. جب یہاں ان سے سوال کیا انہوں نے یہاں بھی یہی جواب دیا صحافیوں کو کہ آپ سپریم کورٹ ہیں, آپ ہائی کورٹ ہیں, میں آپ کو جواب دوں. تو لہٰذا جو ان کا رویہ, ان کا انداز گفتگو, جو طریقہ کار ہے جس پر ان کے اپنی پارٹی کے ارکان کو اختلاف ہے ان کے رویے سے, وہ انہوں نے وہی اپنا رکھا ہے, اور جس شے پر بھی وہی اپنا رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے فیصل واڈا یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یقیناً فیصل واڈا کی سیٹ کو بہت اور طریقوں سے بھی سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ابھی ڈبے اب کھلنا شروع ہو ہی گئے, ایک آدھ گھنٹے کی بات ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں تاریخ کے ہم قیاس آرائی نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن سندھ میں ایک سیٹ کا سرپرائز ہو سکتا ہے, جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا. صحیح, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں طارق. ابھی کچھ دیر پہلے منیزہ بھی بات کری تھی ضمیر کی الیکشن کی. یہ تو ضمیر کا جو چوائس ہوتا ہے اس کی تو آلریڈی پی ٹی آئی بار بار کہہ چکی ہے کہ جی ہم تو یہ بات پہلے بھی کہہ رہے ہیں. اب بار بار جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ نام تو سب سے زیادہ آپ کی طرف سے ہی آتے ہیں, پیسوں کی باتیں بھی سب سے زیادہ آپ کی طرف سے آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آپ کی طرف سے آ رہی ہیں, تو دین دے ہیو دس ون آنسر کہ بھائی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از کہ جو لوگ سینٹ میں چوز کروائے گئے ہیں وہ کتنی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, تو وہ کوشچن تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے ایٹ دی اینڈ. دیکھیں آپ سارے مشکل سوال جو ہے نا جو گرفت ہیں وہ میرے سے کر رہی ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ انٹلیکچوئل اچھے ہیں. یہ ہے کہ اگر میں اس میں ایک جملے کا اضافہ, کچے پپیتے جو ہے کی کوشش کی گئی ہے, کچے پپیتے توڑے جاتے ہیں تو اسی قسم کے نتائج آتے ہیں. میرے خیال میں کرکٹ کے اصطلاح اس طرح کی اصطلاح میں بات کر لیں تو کہیں گرفت میں نہیں آئیں گے. اگر دیکھا جائے نا, اگر اپنی ریٹورک کے باوجود اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی دعوے دار رہی ہے ہمیشہ, اور دیانتداری کا اور اچھے لوگوں کا, اور جو ماضی کے لوگ تھے اور جو کہتے ہیں روٹن جو لوگ ہیں ان کو نکال کے نئے لوگ لانے کا, وہ سارے دعوے اپنی جگہ پر درست ہیں. لیکن عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو بھی لائے, انہوں نے دیگر جماعتوں سے بھی لے کے آئے اور بہت سے کمپرومائزز کیے. اب اگر آج بالکل آنیسٹلی ایک غیر جانبدار شخص کے طور پر اگر ہم انالائز کریں, پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کو پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے, جن لوگوں کو مسلم لیگ نون لے کے آئی ہے, جن لوگوں کو بی اے پی لے کے آئی ہے, اور جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی ہے, تو میں آج سکرین پہ کہوں گا کہ سب سے بہتر چوائسز مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. انہوں نے جتنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں, مثلا عرفان صدیقی صاحب آئے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے لائلسٹ ہیں, دانشور ہیں, کالمسٹ ہیں, ان کا کوئی کسی قسم کا بے داغ ماضی ہے, اور وہ مڈل کلاس سے بھی نیچے ہیں. ظاہر ہے ساری زندگی انہوں نے پروفیسر کی ہے, ساری زندگی انہوں نے ایک سرکاری نوکری کے بعد انہوں نے ایک دانشور کے طور پہ آئے. مشاہد اللہ کے صاحبزادے ہیں, عفنان اللہ, ان کو اپنے والد صاحب کی جو ان کی لیگیسی تھی اس کے طور پر لے کے آئے گئے. اعظم تارڑ صاحب جو ہیں ایک اچھے قانون دان ہیں, بڑے قانون دان ہیں, اور وہ شریف خاندان کے ساتھ جو ان کے لیگل معاملات ہیں اس کے معاونت کرتے ہیں. اسی طرح سعدیہ عباسی ہیں, وہ پہلے بھی سینٹ میں رہی ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ان کی جو امریکی شہریت کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے ان کو سینٹ میں نہیں آ سکے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. رفت, آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا کوئی جاگیردار ہو, ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک فرد اللہ بابر صاحب ہیں, تاج حیدر صاحب ہیں, پلوش بہرام ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو اشروں سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بی اے پی کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں, ہمارے جو مجیب صاحب ہیں وہ بتا سکتے ہیں, جبکہ جو پی ٹی آئی کی چوائسز ہیں ان پہ دیکھیں کوئی ایک چوائس بتا دیں
जिस पे पार्टी के अंदर झगड़ा ना पड़ा हो, सवाए सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुन हैं। हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में लेकिन तारिक ये वाले मामला तो 90 की दिहाई में भी हमने देखे थे ना, जब बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाली थी, उस वक्त भी कुछ लोग नए आए सामने, नून लीग में भी कुछ लोग नए सामने आए। मुनीज़, यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, मतलब इस बुनियाद पर कैंडिडेट को हम तनकीद का निशाना नहीं बना सकते? नहीं अलियाबत, मैं किसी के नए होने पे एतराज नहीं कर रहा, किसी के नए होने पे एतराज नहीं कर सकता। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तशरीफ लाई थी, उस वक्त एक पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी में एक डिबेट हुई थी कि अंकल्स जो हैं पार्टी के ओल्ड गार्ड्स हैं, क्या उनको आगे लेके आना है, या जहांगीर बदर, मुख्तार अवान या वो लॉर्ड जो पीपल्स पार्टी के साथ मार खाती रही थी, उनमें से कोई नया नहीं था। वो सियासत में पार्लियामेंट में नौवारा जरूर थे, लेकिन वो 1971 की दिहाई से स्टूडेंट लीडर थे, उनका रोल था और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया था। कोई ऐसा बंदा मेरे कम अज कम इल्म में नहीं है कि जिसका पता चला हो कि सुबह सुबह उठ के आया। हाँ, जो पीपल्स पार्टी ने कम्प्रोमाइज़ किए वो तारीख का हिस्सा हैं, जो उन्होंने गुलाम इसहाक खान साहब को सदर बनाया वो तारीख का हिस्सा है, जो ज़ैन नूरानी साहब को उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा बनाया वो तारीख का हिस्सा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी हार्ड कोर को सामने लेके आए हैं। मुस्लिम लीग नून ने माजी में ऐसे फैसले किए हैं, लेकिन गुज़श्ता 10-15 साल में मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी हार्ड कोर को हमेशा उसको वक़्त दी है, उसको अहमियत दी है। आप देखिए कि सिंध से उनके बहुत से कैंडिडेट, बहुत से उनको पंजाब से मुंतखब कराया गया। मुशाहिदुल्लाह साहब को जागीरदार तो नहीं है, उनको पंजाब से मुंतखब कराया गया इसलिए कि उनका कंट्रीब्यूशन था। परवेज रशीद साहब जो हैं कहाँ के जागीरदार, ये कहाँ के सरमायाकार हैं? निहाल हाशमी साहब हैं, वो सब लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी या दीगर जमातों के उनके कैडर के हैं, जिन्होंने उनके लिए वर्क किया है, उनके लिए काम किया है। जी ठीक है, लेकिन मुनीज़े, क्या यही वजह नहीं है कि पीटीआई अरकान में हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स एक के बाद एक नजर आता है, चाहे वो विफाक में है, चाहे वो सिंध में है, और वजह यही है। और बहुत दफा तो नजरियाती जो कारकुन रहे हैं उन्होंने बरमला इस बात का इजहार भी किया है कि हमें एतराज है जिन लोगों को चुना गया। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, उन्होंने आके पब्लिक में ये बात की है और उनके साथ जो नजरियाती लोग रहे हैं, जो मुश्किल वक्त में उन्होंने उनका साथ दिया है, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे वक्तों में आई तो वो हमें भूल गए। और खत भी उन्होंने लिखे, जिस तरह के आप सिंध में बेहतर जानते हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने गवर्नर सिंध को लिखा और कहा कि जी देखिए आप क्यों फैसल वाडा को लेके सामने आ रहे हैं। तो वो इख्तिलाफात तो सामने आते रहे हैं, मगर एक सवाल आपने जो तारिक साहब से किया उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। आपने सीक्रेट बैलेट का एक बड़ा अहम सवाल किया जिसके ऊपर बहुत बहस होती रही इससे पहले कि ये इलेक्शन हुआ। देखिए, इसके अंदर अगर सीक्रेट बैलेट की हम ले लें और थोड़ा बहुत हम कानून की एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, सीक्रेट बैलेट तो मेरा और आपका भी होता है, हम भी जो वोट डालते हैं वो आफ्टर ऑल सीक्रेट होता है। क्या हमें ये मंजूर होगा कि जी हम जो अपना सीक्रेट बैलेट डालें वो ट्रेसेबल हो या पता चल सके कि मैंने किस पार्टी को डाला है? तो इसके अंदर मेरे बहुत सारे रिजर्वेशंस होंगे। तो एक जो वोट ऑफ कॉन्शियंस की जो ये बात करते हैं कि जी वोटर का एक कॉन्शियंस होता है या वोटर के कुछ हकूक होते हैं, और ये वोटर का हक होता है कि वो जिस मर्जी को वोट डाले और इसे किसी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। इट इज ऑफ नो कंसर्न टू अदर पीपल। तो मेरा ख्याल है यही जो फॉर्मूला है ये सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी इन्होंने अपनाया है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक मौकफ रहा है कि जी सेनेट इलेक्शंस के अंदर अगर आपने तब्दीली करनी है तो फिर आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी होगी, और ये जो मुंतखब लोग हैं उनको ये फैसला करना चाहिए कि क्या सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के जरिए होंगे या कि सीक्रेट बैलेट के जरिए। ठीक है, अब यासिर जरा आपकी तरफ आ जाते हैं, आप भी जरा शॉर्टली ये बता दीजिएगा क्योंकि ब्रेक भी लेना है। इस वक्त यकीनन वोटों की गिनती का अमल तो जारी है, आपके अक़ब में पार्लियामेंट भी हमें नजर आ रही है। जो बड़े लीडरान हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, ऑपोजिशन के हों या फिर हुकूमत के हों? यकीनन सबको शिद्दत से इंतजार होगा रिजल्ट का। जी बिल्कुल, सारी सियासी जो लीडरशिप है वो सुबह से ही पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। जिस तरह बिलावल भट्टो हैं, इसी तरह आसिफ जरदारी यहाँ आए थे, वो भी वापस, लेकिन सारी की सारी लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। शहबाज शरीफ है, इसके अलावा जो तमाम तर लीडरशिप है उनको सिर्फ इस चीज़ का इंतजार है कि इस्लामाबाद की जो नशिस्त है जिस पे PDM के मुतफिका तौर पर जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती जो तमाम की तमाम आला क़यादत है हफीज शेख के लिए इंतजार करी है कि उनकी जो गिनती मुकम्मल हो और उनकी
کامیابی یقینی. تو اس کا بھرپور طریقے سے کوشش بھی کی گئی. یہی حفیظ شیخ تھے جن کے لیے یہاں ممبران اسمبلی ان کو ملنے کے لیے ترستے تھے, لیکن یہی حفیظ شیخ تھے جب کمپین شروع ہوئی, سخت مقابلے کی توقع پیدا ہوئی تو رات 2 سے 3 بجے تک بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اکثر ووٹ مانگتے دکھائی دیتے تھے. اب گنتی کا عمل جاری ہے, اب سے چند منٹ بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اب نتیجے کا انتظار ہے. جی ٹھیک ہے, نتیجے کا انتظار. رفعت آپ کی جانب بھی آ جاتے ہیں یقینی طور پر, آپ سے بھی اس حوالے سے جانیں گے, موقف جانیں گے. سندھ اسمبلی میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریزلٹس آنے اس پر بھی آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.